आइए राजस्थान की उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं। इससे पहले हम ये देखें कि महाद्वीप और महासागर कैसे बने होंगे। तो एक वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर ने ये बताया कि सबसे पहले जितनी भी लैंडफॉर्म थी, जितनी भी जमीन थी, वो सारी की सारी एक जगह थी और उस जमीन को हम पेंजिया कहते थे। वैसे पेंजिया का जो शाब्दिक अर्थ है वो है एवरीवेयर लैंड, मतलब सर्वत्र भूमि। पेंजिया का जो मतलब था वो क्या था? सर्वत्र भूमि, हर जगह जमीन थी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सभी महाद्वीप जो हम आज देख रहे हैं वो एक जगह थे। तो सारे के सारे महाद्वीप जब एक जगह थे तो उस महाद्वीपीय बॉडी को, उस लैंड फॉर्म को पेंजिया कहा गया। ठीक है। और इस महाद्वीप के चारों ओर एक बड़ा जलाशय था, एक वाटर बॉडी थी जिसे पेंथालासा कहा गया। पेंथालासा का मतलब यहाँ पे हो गया एवरीवेयर वाटर बॉडी, जिसे आज महासागर कह रहे हैं। तो हमने ये देखा कि प्रारंभिक दौर में सभी जो लैंड फॉर्म है, सभी जो भूमियां हैं वो एक साथ जुड़ी हुई थी जिसे पेंजिया कहा गया। और उनके चारों ओर इर्द गिर्द पानी का एक वाटर बॉडी, एक जलाशय है जिसे पेंथालासा कहा गया। बाद में क्या हुआ कि पृथ्वी की आंतरिक हलचलों के कारण ये पेंजिया दो भागों में टूट गया। इसका एक भाग टूटकर ऊपर की ओर गया है, उत्तर की ओर गया है, जिसे अंगारा लैंड कहा गया। और एक भाग टूटकर नीचे की मतलब दक्षिण की ओर आ गया, तो इसे गोंडवाना लैंड कहा गया। और अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में जो पेंथालासा का पानी था वो आ गया और इसे टेथित सागर कहा गया। बात समझ में आई कि नहीं? क्या कहा गया? टेथित सागर कहा गया। तो आपने देखा कि पेंजिया के दो टुकड़े हुए, एक भाग उत्तर की ओर गया उसे अंगारा लैंड कहा गया और एक भाग जो नीचे की ओर गया उसे गोंडवाना लैंड कहा गया। अब हम बात कर रहे हैं कि ये जो टेथिस सागर है ये है क्या। तो टेथिस सागर है वो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड भूमि के बीच में एक जल राशि है, इसलिए इसे भूसनती कहा गया। अब मामला आता है राजस्थान को लेकर, क्योंकि हमारा मेन टारगेट तो राजस्थान ज्योग्राफी को समझना है। तो देखो, अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि राजस्थान का कौन सा भूखंड किसका भाग है, तो एक शब्द याद रखना, जीटी। क्या याद रखना है? जीटी। अब देखो, जी का मतलब गोंडवाना लैंड है और टी का मतलब तैथित सागर है। तो गोंडवाना लैंड के दो हिस्से आपको समझना है। गोंडवाना लैंड के से बने हुए दो भाग हैं, एक भाग हमारा अरावली है और दूसरा भाग है हाड़ौती का पट्टा। अक्सर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि अरावली किसका भाग है, तो आप जवाब दीजिए गोंडवाना लैंड का। आपसे पूछा जाता है हाड़ौती का पठार किसका भाग है, तो आप जवाब देंगे किसका? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। अब अरावली बनी है वो सबसे पहली अवस्था में बनी है, इसलिए अरावली प्राचीनतम भाग है, याद रखने वाली बात है। और अब बात आती है टी, टी मतलब टैथित सागर। तो टैथित सागर से आप देखेंगे तो मरुस्थल का निर्माण हुआ है और मैदान का निर्माण हुआ है। तो राजस्थान में जो मैदानी भाग है वो टैथित सागर का हिस्सा है, जो मरुस्थलीय भाग है वो किसका हिस्सा है, तो आप कहेंगे वो टैथित सागर का हिस्सा है। तो हमने अब तक ये देखा कि राजस्थान का जो निर्माण है, राजस्थान की जो भूगर्भिक संरचनाएं हैं या राजस्थान का भूगर्भ जो बना है, राजस्थान की जो भूमि में जो हम चीजें देखते हैं कि अरावली पर्वत है, जो हाड़ौती का पठार है, मरुस्थल है, मैदानी भाग है, तो ये इनका संबंध प्राचीनतम किन भूखंडों से है, तो आप देखते हैं कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। तो गोंडवाना लैंड वो दक्षिण की तरफ आई थी और उस गोंडवाना लैंड से राजस्थान के दो भाग बने हैं, एक अरावली और एक हाड़ौती। तो इनमें अरावली सबसे प्राचीनतम है। और टेथित सागर से दो भाग बने हैं, एक मरुस्थल बना है और एक मैदानी भाग बना है। तो यहां से आपने प्रश्न तलाशने हैं। अभी तो आपसे पूछा जाए कि मरुस्थल है वो किसका भाग है, तो आपका जवाब आएगा टेथित सागर का हिस्सा है, टेथित सागर से बना हुआ है। मैदानी भाग टेथित सागर का है। हाड़ौती का पठार है वो गोंडवाना लैंड का है और अरावली है वो किसका है? गोंडवाना लैंड का है। तो हम यहाँ पर इन बातों को अच्छे से समझ चुके हैं कि कौन सा भाग किस प्राचीन संरचना का है। अब देखिए, थोड़ा सा रीड आउट करते हैं कि अरावली और हाड़ौती भारत के प्रादीपीय पठार का हिस्सा हैं। याद रखना, अरावली और हाड़ौती भारत के प्रादीपीय पठार का हिस्सा है। अब देखो, प्रादीपीय जो पठार बना है, तो प्रादीपीय पठार बना है, ये प्रारंभिक संरचना है, भारत की प्रारंभिक संरचना है। इसका मतलब मूल रूप से जब भारत बना, भारत की इंडियन जो प्लेट बनी वो प्लेट किससे बनी थी, तो आपका जवाब गोंडवाना लैंड से। तो गोंडवाना लैंड से बनी है, तो इसका मतलब अरावली और हाड़ौती जब प्रादीपीय पठार का भाग हो गए तो स्वतः हम ये कह सकते हैं कि अरावली और हाड़ौती है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुए। जबकि मरुस्थल और मैदानी भाग है वो उत्तरी विशाल मैदान का भाग है। अब उत्तरी विशाल मैदान का भाग, इसका मतलब क्या हुआ, तो उत्तरी विशाल मैदान का भाग होने का मतलब ये हुआ कि जब इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट से टकराती है,
तो आप जानते हैं कि टैथिस सागर है वो प्रादीपीय भारत के ऊपर था। इस बात को थोड़ा सा समझते हैं। देखिए यहाँ पे समझिए, ये प्रादीपीय भारत की चट्टान है या प्लेट है। अब प्रादीपीय भारत के ऊपर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे टैथिस सागर है। यहाँ पे क्या है जी? टैथिस सागर है। लेकिन जब ये प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराती है, यूरेशियन प्लेट से ये टकराती है, तो क्या होता है कि नीचे का जो सेडिमेंट है, जो मलबा है, समुद्री मलबा, वो ऊपर आ जाता है। और उससे किसका निर्माण होता है? तो उससे निर्माण होता है हिमालय का। और हिमालय से निकलने वाली नदियां धीरे धीरे यहाँ से सेडिमेंट लाके विशाल उत्तरी मैदान का निर्माण करती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि उत्तरी मैदान का हिस्सा है क्या? देखो उत्तरी मैदान से क्या जुड़े हुए हैं? मरुस्थल और मैदानी भाग। अब उत्तरी मैदान किससे जुड़ा हुआ है? तो आप कहोगे टैथिस सागर से जुड़ा हुआ है। तो डायरेक्टली आपको ये दो बातें क्लियर हो जानी चाहिए कि कौन किसका हिस्सा है। अब आइए मैं इसको कंक्लूड कर देता हूं जिससे आप अच्छे से समझ पाए। क्योंकि यहां से एक सवाल अवश्य आपसे पूछा जाता है, तो ये बात आपको थोड़ी क्लियर होनी चाहिए कि हमें ये पॉइंट अच्छे से आ जाए। तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि देखो भाई, गोंडवाना लैंड से संबंध है। एक तो जीटी से संबंध है। अब जी में यहाँ पे गोंडवाना लैंड है। अब गोंडवाना लैंड से हम बताएंगे कि प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण हुआ। प्रायद्वीपीय भारत। अब प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है वो कौन कौन है? तो वो है हमारे पास अरावली, और दूसरा है हाड़ौती। अब मुझे बताएं, अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि गोंडवाना लैंड का हिस्सा कौन सा है, तो आप कहेंगे अरावली है। आप कहेंगे हाड़ौती का पठार किसका हिस्सा है, तो आप कहेंगे किसका? गोंडवाना लैंड का है। तो क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसी प्रकार का टैथिस सागर से बात करें, तो टैथिस सागर से बना है उत्तरी मैदान, भारत का विशाल उत्तरी मैदान। और उत्तरी मैदान से आप देखेंगे राजस्थान की दो भौतिक प्रदेश, एक है मैदानी भाग और दूसरा है मरुस्थल। मरुस्थल, आप यहां से ये पॉइंट क्लियर कर लें कि मैदानी भाग और मरुस्थली भाग है वो टैथिस सागर का हिस्सा है या टैथिस सागर से बने हैं, जबकि अरावली और हाड़ौती है ये किससे बनी है? गोंडवाना लैंड से बनी है। यहां तक का पॉइंट क्लियर हो गया। आइए अब आगे चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा बनता है राजस्थान की स्थिति और विस्तार। देखिए स्थिति में हम दो चीजें देखेंगे, एक देखेंगे अक्षांश और एक देखेंगे देशांतर। ये बात आपको थोड़ा अच्छे से समझनी है। हम बात करते हैं स्थिति और विस्तार की। अब देखो स्थिति और विस्तार जानना क्यों जरूरी हो जाता है? तो ग्लोब पर कोई वस्तु कहां पर स्थित है, ग्लोब पर कोई वस्तु कहां पर स्थित है, इस बात का पता करने, इस लोकेशन को जानने के लिए हमें स्थिति विस्तार का पता होना चाहिए। तो ये एंगुलर डिस्टेंस है। तो इसमें अगर मान लीजिए राजस्थान यहाँ है, तो यहाँ हमें लोकेट करना है कि ये कौन से हिस्से में है, इसका अक्षांश विस्तार कितना है, ये कौन से देशांतर पे है। तो ये बातें हमें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम स्थिति की बात कर रहे हैं, तो हम बात करते हैं अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार। आइए सबसे पहले हम इन चीजों को थोड़ा और क्लियर करें। देखिए ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के बीचों बीच इधर से इस वाले हिस्से में एक अक्षांश गुजरता है जिसे हम 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। अब 0 डिग्री अक्षांश है, ये भूमध्य रेखा कहलाती है, इक्वेटर कहलाती है। तो ये पृथ्वी को दो भागों में बांट देती है। ऊपर वाला भाग नदन हेमिस्फेयर कहलाता है, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला भाग सदर्न हेमिस्फेयर कहलाता है, दक्षिणी गोलार्ध। तो एक तो हिस्सा हो गया उत्तरी गोलार्ध, एक क्या हो गया? दक्षिणी गोलार्ध। ये कौन? इक्वेटर या भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश ऐसे विभाजित करती है। अक्षांश को समझने के लिए ये पॉइंट। देशांतर की बात करें तो आप देखेंगे कि 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है, वो क्या करती है? इस तरह से पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। इधर वाला भाग है वो आपका कहलाएगा पश्चिमी गोलार्ध और इधर वाला भाग कहलाएगा पूर्वी गोलार्ध। अब बात ये आती है कि राजस्थान की लोकेलिटी क्या है, राजस्थान कहां पर है? क्योंकि हमें अक्षांश और देशांतर स्थिति बतानी है। तो राजस्थान की स्थिति अगर हम अक्षांश और देशांतर के अनुसार देखें तो आप भारत की स्थिति को समझिए, राजस्थान की स्थिति को आप समझ जाएंगे। तो देखिए अगर हम बात करें कि राजस्थान कहां लोकेट करता है ग्लोब पर, कहां बात चल रही है अभी? ग्लोब पर कहां लोकेट करता है?
इसी बात को थोड़ा हम समझते हैं। ठीक है, ये ग्लोब है, ये हमारी इक्वेटर है, ये हमारी 0 डिग्री देशांतर है, और यहाँ पे हमारा भारत है। तो भारत के अंदर ही राजस्थान है। तो मुझे बताओ, अगर इक्वेटर से ऊपर है तो ये उत्तरी गोलार्ध है, और 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में है तो ये पूर्वी गोलार्ध है। तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला भाग है, ये वाला भाग, ये क्या कहलाएगा? तो आप कहेंगे साहब ये वाला भाग कहलाएगा, ये वाला भाग, क्योंकि यहां पर उत्तर भी है और यहां पर क्या है, पूर्वी भाग भी है। तो आप कहेंगे उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि राजस्थान है, राजस्थान ग्लोब पर किस दिशा में है, या ग्लोब पर उसकी स्थिति क्या है, तो आप ग्लोब पर राजस्थान को बताएंगे तो बोलेंगे उत्तरी पूर्वी। क्या बताएंगे जी? उत्तरी पूर्वी। तो राजस्थान की स्थिति अक्षांश व देशांतर के अनुसार उत्तरी पूर्वी है। कौन सी है जी? उत्तरी पूर्वी है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान भारत के कौन से भाग में या कौन सी दिशा में है, तो अगर आप भारत का मैप देखते हो, अगर आप इंडिया का मैप देखोगे, तो आप एक चीज नोटिस करें यहां से, आप देखेंगे कि ये वाला हिस्सा, ये क्या है? राजस्थान है। तो आप देखें कि उत्तर ये ऊपर हो गया, नीचे दक्षिण है, इधर आप पूर्व बोलेंगे और इधर आप क्या बोलेंगे? पश्चिमी बोलेंगे। तो आपने इस डायग्राम को कुछ डायरेक्शन में अगर देखें तो कुछ ये ऐसे बनाया है। अब इधर उत्तर है और इधर क्या है? पश्चिम है। और राजस्थान कहाँ पे? यहाँ पे। तो ये वाली डायरेक्शन है, ये वाली दिशा इसकी क्या होगी? तो आपका जवाब होगा ये वाली दिशा इसकी उत्तर पश्चिम में हो। कहाँ पे होगी? उत्तर पश्चिम में। अगर आपका सवाल ऐसा है कि राजस्थान की स्थिति भारत के किस दिशा में है, या राजस्थान भारत के किस दिशा में है, तो आप बोलेंगे उत्तर पश्चिमी दिशा में। तो दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। अगर आप पे ग्लोब पर पूछे कि ग्लोब पर राजस्थान की स्थिति क्या है, तो आप बोलेंगे उत्तरी पूर्वी दिशा में है। और भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति क्या है, तो आप बोलेंगे उत्तर पश्चिम दिशा में है। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? यहां तक की बात समझ में? ठीक। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार क्या है, इस बात को थोड़ा हम समझ लेते हैं कि राजस्थान किन किन अक्षांशों में फैला हुआ है। क्योंकि यहां से भी आपको जनरली एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार बताइए, या राजस्थान का लेटीट्यूड एक्सटेंशन कितना है। इस तरह से आपसे ये सवाल पूछा जाए, आप क्या जवाब देंगे? देखिए, राजस्थान की अगर हम अक्षांश की बात करें, तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है वो 23 डिग्री 3 मिनट, याद रखना 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर पर है। कहने का मतलब क्या हुआ? अगर हम राजस्थान को देखें तो राजस्थान का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है और राजस्थान का सबसे नीचे वाला हिस्सा है, तो इनको समझे। देखो, ये समझने से पहले आप एक छोटी सी बात को और समझे, पहले वो ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक वो बात नहीं समझ में आएगी आप लोग अच्छे से क्लियर नहीं कर पाएंगे। देखिए, हमने अभी भी कहा कि ये हमारा ग्लोब है, ठीक, और ये इक्वेटर देखो ऐसे ही बन रहा है थोड़ा सा, 0 डिग्री। तो उसके बाद में 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा, 3 डिग्री होगा, ऐसे करते करते आएगा। तो हम नीचे से ऊपर की ओर चल रहे हैं। कहा? नीचे से ऊपर की ओर। तो आप ये बात समझे कि यहाँ यहाँ कोई चीज है मान लीजिए, तो ये नीचे से 0 डिग्री से ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, ऊपर की ओर, और 90 डिग्री तक जाएंगे। तो कहने का मतलब कि राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है, राजस्थान किन अक्षांशों में फैला है, तो आपका जवाब होगा 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट का इसका अक्षांशीय विस्तार है। कहने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए ये पॉइंट है, यहाँ पर हमारी 0 डिग्री अक्षांश है और हम उत्तर की ओर हैं, तो यहां लिखेंगे कि ये पॉइंट राजस्थान का है 23 डिग्री 3 मिनट। 23 डिग्री 3 मिनट, और कहां पर है ये? नदर्न हेमिस्फेयर में, तो एन लिख देंगे। और कहां तक फैला है, तो आप कहेंगे 30 डिग्री 12 मिनट तक ये फैला हुआ है त्रिगोलार्ध। क्या ये बात समझ में आई? तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है वो 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट तक फैला हुआ है। अच्छा, अगर हम बात करें कि यहां राजस्थान इस वाले हिस्से में 23 डिग्री 3 मिनट, तो राजस्थान का अगर हम विस्तार देखते वक्त इनकी लोकेशन भी देखें कि राजस्थान में यहां मतलब 23 डिग्री 3 मिनट पर कौन सा स्थान है, तो आप ये कहेंगे कि यहां पर एक गांव है बोरकुंडा। क्या नाम है गांव का? बोरकुंडा। तो इस बात को थोड़ा आप समझ लेते हैं। स्थान कौन सा है 23 डिग्री 3 मिनट पे, तो आप कहेंगे बोरकुंडा गांव है। और ये बोरकुंडा गांव कौन से जिले में पड़ता है? ये बांसवाड़ा में पड़ता है।
बात समझ में आई कि नहीं? कहाँ पड़ता है? बांसवाड़ा में पड़ता है। अब ऊपर की बात करें, 30 डिग्री की बात करें, उत्तर सबसे उत्तर वाला बिंदु की बात करें, तो राजस्थान का सबसे उत्तरतम जो बिंदु है उस पर कौन सा गांव है? तो आप ये कहेंगे वहां पर है कोणा गांव। क्या है जी? कोणा। मतलब राजस्थान का आखिरी कोणा आ गया जी ऊपर की ओर, तो आप बोलेंगे कोणा गांव है वहां पर। और कौन सा जिला पड़ता है? तो आप कहेंगे श्री गंगानगर वहां पर पड़ता है। तो आपने क्या देखा? कोणा से जमीन में बोरिंग करवा दी, ऊपर एकदम ऊपर वाले कोने से लेके नीचे वाले कोने तक हमने एक बांस डाल दिया है, ये लो जी। और ये बांस क्या कर दिया? बोरिंग कर दी। तो आपने कहा कोणा से बोरिंग कर दी, मतलब बोर कुंड जैसा बना दिया, तो आप क्या बोलोगे? बोर कुंडा या बोर कुंड गांव। ऊपर कौन सा गांव है? कोणा गांव है, और यहाँ कौन सा है? बोरकुंडा गांव है। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए राजस्थान का उत्तरतम स्थान कौन सा है, राजस्थान का सबसे उत्तर वाला स्थान कौन सा, तो क्या जवाब दोगे? कौन सा गांव है? बोलो, राजस्थान का उत्तर वाला गांव कौन सा है? कोणा गांव। और राजस्थान का सबसे दक्षिणतम गांव कौन सा है? तो आपका जवाब क्या होगा? राजस्थान का सबसे दक्षिणतम गांव है बोरकुंडा है। कौन से जिले में? बांसवाड़ा में। बात समझ में आई कि नहीं? उत्तरतम गांव कौन सा है? तो आप बोलेंगे कोणा गांव है। कौन से जिले में? श्रीगंगानगर में। अब एक पॉइंट ये आ जाता है कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो कितनी है, वो देखें। आपने क्या कहा? इस बात को थोड़ा समझिएगा। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई, कहने का मतलब ये है जी, सीधी सीधी सिंपल बात है कि 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से लेकर, अगर हम 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर तक की बात करें कि यहाँ की लेंथ कितनी है, तो आप बोलेंगे 826 किलोमीटर है। कितनी है जी? 826 किलोमीटर ये लंबाई है। तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर है। क्या ये पॉइंट याद रहेगा? उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी हो गई? 826 किलोमीटर राजस्थान की लंबाई। यहां तक का पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये बात हमने क्लियर कर ली है, ठीक है। अब थोड़ा सा और हम इसमें समझते हैं। तो राजस्थान का विस्तार कितना, अगर आपसे पूछे राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार बताओ, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार बताओ, तो आप मुझे एक बात बताओ, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार हमें अगर समझना है तो हमें सबसे पहले यह पता करना पड़ेगा कि राजस्थान का फैलाव कितनी कितनी दूरी पर है। तो अभी आपने कहा था कि राजस्थान 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर तक फैला हुआ है। तो हम इसको ऐसे कहें कि 30 डिग्री 12 मिनट में से अगर 23 डिग्री 3 मिनट को सब्ट्रैक्ट कर दें, घटा दें, तो हमें पता चल जाएगा कितना विस्तार है। तो देखो, मिनट में से मिनट घटाई जा सकती है, तो 12 मिनट में से 3 मिनट गई होंगी, तो कितना बच गया होगा? तो आपने कहा सर 9 मिनट बच गया। अब डिग्री में से डिग्री घटाई जा सकती है, तो 30 डिग्री में से 23 डिग्री गई तो कितना बच गया होगा? 7 डिग्री। तो आप कहेंगे कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है 7 डिग्री 9 मिनट। कितना है साथियों? 7 डिग्री 9 मिनट राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। ये पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक। आइए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। अब आपने देखा अक्षांशों की जब भी बात चल रही है तो यहां पर एक बात और आ जाती है, सबसे महत्वपूर्ण अक्षांश हमारा है यहां पर 23 डिग्री। क्योंकि आप जरा देखेंगे कि ये ग्लोब है, ये पृथ्वी एक तरह से, और यहां पर है इक्वेटर। यहां पर क्या है जी? इक्वेटर, भूमध्य रेखा। और यहां पर ऊपर उत्तरी गोलार्ध में देखेंगे तो 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में एक लाइन है जिसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मतलब करक रेखा। कौन सी रेखा है जी? करक रेखा। और आप कह रहे हो कि राजस्थान का विस्तार कितना है? आप कह रहे हो 23 डिग्री 3 मिनट से शुरू होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि राजस्थान का एक हिस्सा इस करक रेखा के नीचे रह जाएगा। क्योंकि राजस्थान कहां से शुरू हो रहा है, थोड़ा ध्यान से सुनिए। राजस्थान शुरू हो रहा है 23 डिग्री 3 मिनट से, और करक रेखा कहां से गुजर रही है? तो आप कह रहे हो करक रेखा गुजर रही है 23 डिग्री 5 से, ये 23.5 डिग्री है। बोला हाँ या ना? तो इसका मतलब एक हिस्सा ये है जो करक रेखा के दक्षिण में है। तो इसका मतलब हमें ये बात समझनी है कि करक रेखा का राजस्थान में क्या इंपॉर्टेंस है, यहां से भी सवाल हमारे पूछे जा सकते हैं। तो आइए अब इन चीजों को थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। यहां तक की बात तो समझ में ही ना? ये करक रेखा का राजस्थान की स्थिति विस्तार में किस तरह से योगदान हो रहा है उसको थोड़ा हमने डायग्रामेटिक देखा। देखिए, यहां पे देखें कि राजस्थान में जो करक रेखा है
वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। कहां से? डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। तो याद रखना, आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि राजस्थान में कर्क रेखा पर उपस्थित जिलों का नाम बताइए, तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा। या यूं पूछा जा सकता है कि राजस्थान में कर्क रेखा किन दो जिलों से होकर गुजरती है, तो आपका जवाब होगा डूंगरपुर और बांसवाड़ा। अब ये कोई रेखा है नहीं, लेकिन इसकी काल्पनिक लंबाई कितनी मानी जाती है? इसकी काल्पनिक लंबाई मानी जाती है वो 26 किलोमीटर मानी जाती है। कि राजस्थान में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जो इमेजिनरी लाइन है, इसकी लेंथ कितनी है? तो आप कहेंगे 26 किलोमीटर। अब इसमें से 1 किलोमीटर की ये मानी जाती है, 1 किलोमीटर है ये डूंगरपुर से पास होती है। कहां से पास होती है? डूंगरपुर से पास होती है। जबकि बची हुई 25 किलोमीटर है, ये किस में आती है? बांसवाड़ा से होकर आती है। ये बात तो आपको समझ में आई। पर इसके साथ साथ आपको ये भी समझना है कि एक सवाल आपसे यहां से पूछा जा सकता है कि अधिकांश राजस्थान का विस्तार, सवाल पूछा जाए कि अधिकांश राजस्थान का विस्तार है वो कर्क रेखा के उत्तर में है। अधिकांश राजस्थान का विस्तार कहां पर है? कर्क रेखा के उत्तर में है। जबकि जबकि कुछ भाग राजस्थान का कर्क रेखा के दक्षिण में है। तो वो कौन से भूभाग हैं जो कर्क रेखा के दक्षिण में है? तो अगर आप राजस्थान के एक आउटलाइन को देखें तो ये राजस्थान, और कर्क रेखा यहां से होकर गुजरेगी। तो अधिकांश राजस्थान है, देखो क्योंकि राजस्थान अभी मैंने बताया 23 डिग्री 3 मिनट से शुरू होता है और ये 23 डिग्री 5 का है, ये मानो। तो आपने क्या देखा कि अधिकांश राजस्थान है वो कर्क रेखा के उत्तर में है, जबकि ये वाला हिस्सा ही है, ये क्या है? कर्क रेखा के दक्षिणी भाग में स्थित है। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ ना आपको कि कुछ हिस्सा दक्षिण में है, थोड़ा सा हिस्सा डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला, जबकि अधिकांश हिस्सा कहाँ है? कहां पर है? तो आप कहेंगे कर्क रेखा के उत्तर। तो ये बात थोड़ा इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि आगे जब हम क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे राजस्थान की, तब हमें इन पॉइंटों का, इन तथ्यों का इस्तेमाल करना होगा और वहां पे समझ आपको काम आएगी। ठीक, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। देखिए इस पॉइंट को देखते हैं कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन कहते हैं, कर्क रेखा या उत्तरी अयनांत, जो राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर गुजरती है, और राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? 26 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब कर्क रेखा से जुड़ी हुई एक बात आती है 21 जून, क्योंकि 21 जून को सूर्य है वो कर्क रेखा पर चमकता है। 21 जून को सूर्य है वो कर्क रेखा पर चमकता है। आपको ये बात अच्छे से पता होना चाहिए। शायद 23 डिग्री तो क्या कहते हैं? कर्क रेखा। क्योंकि जून के महीने में सूर्य उत्तरायण होता है, मतलब सूर्य जब उत्तरायण होता है, उत्तरायण होने का मतलब है कि वो इक्वेटर से कर्क रेखा की ओर जा रहा है उत्तरी गोलार्ध में। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में है और अधिकतम कहां जा सकता है? तो वो कर्क रेखा तक ही जा सकता है। इसका रीजन ये कि जो हमारी पृथ्वी है वो 23.5 डिग्री टिल्टेड है, झुकी हुई है, तो कर्क रेखा तक ही जाएगा। तो 21 जून को सूर्य जब कर्क रेखा पर होगा तो यहां पर सूर्य परपेंडिकुलर होगा, लंबवत होगा कर्क रेखा पर। और सूर्य जहां पर परपेंडिकुलर होता है वहां पर दिन बड़े होते हैं और रातें क्या होती हैं? छोटी होती हैं। तो याद रखना 21 जून को राजस्थान या उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। याद रहेगा आपको, क्योंकि कर्क रेखा पे गुजर रहा है। तो राजस्थान का सबसे बड़ा दिन किस अवधि को है? तो आप कहेंगे 21 जून को। वैसे पूरी उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। और साथ ही आपको याद रखना है इस स्थिति को, देखो सूर्य का कर्क रेखा पर परपेंडिकुलर होना कर्क संक्रांति कहलाता है, समर सोलस्टाइल्स कहलाता है, कर्क संक्रांति कहलाता है। तो कर्क संक्रांति क्या है पहले ये देखें। तो कर्क संक्रांति है सूर्य का कर्क रेखा पर लंबवत होना, सीधा चमकना। बात समझ में आई कि नहीं? इसीलिए इसको कर्क संक्रांति कहते हैं। और कर्क संक्रांति कब होती है? 21 जून को होती है। और याद रखना 2015 मोदी जी के आने के बाद, तो 2015 से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाना प्रारंभ किया है। कब से? 2015 से। कौन सी तारीख को? 21 जून को। तो 21 जून को 2015 से इंटरनेशनल योग डे के रूप में मनाया जाना है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाना प्रारंभ किया गया है। तो ये अक्षांश से जुड़ी कुछ बातें हमने देखी। अब बात करते हैं देशांतर से संबंधित कुछ बातें। देखिए अब राजस्थान के देशांतरीय विस्तार को पढ़ते हैं। तो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है वो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। कहने का मतलब क्या हुआ? अब देशांतर लाइन देखो पहले समझना, ये 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है। अब इसके इधर जो भी होगा वो किस में आएगा? पूर्वी गोलार्ध में। इधर जो होगा वो किस में आएगा? पश्चिमी गोलार्ध में।
तो आपने कहा था भारत की स्थिति ये, तो राजस्थान की स्थिति भी यही है, तो इसका मतलब ये पूरी गोलार्ध में होगा। पूर्वी गोलार्ध का मतलब है, इधर देखो आराम से समझो कि ये 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है। अब इसके बाद में 1 2 3 4 5 करते 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 यहां से अगर 69 आता है, ये वाला हिस्सा, ये 69 डिग्री 30 मिनट यहां से राजस्थान शुरू होता है और राजस्थान कहां तक चलता है? आप कहेंगे राजस्थान का जो विस्तार है वो 78 डिग्री 17 मिनट तक है। आप जानते हो आगे अधिकतम कहां तक जाएगा? 180 तक चला जाएगा। पर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान इतनी दूर में फैला हुआ है देशांतरीय तौर पर, तो आप कहेंगे राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है वो कितना है? तो आप आगे इस बात को समझे, तो पहले पूछे कौन से देशांतर के बीच है, तो आप ये कहेंगे 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, क्योंकि दोनों ही पूर्वी स्थिति है इसकी, हाँ या ना बोलो। तो एक तो पहले ये तथ्य याद रखो कि राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है, तो आपका जवाब होगा 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। अब यहां पर कौन सा गांव है? 69 डिग्री 30 मिनट पर जो गांव है वो है कटरा गांव। कौन सा गांव है साथियों? कटरा। कटरा गांव है। और जिला कौन सा पड़ता है? तो आप कहेंगे ये जैसलमेर का कटरा गांव है, ठीक है। और ये सबसे पश्चिमतम गांव है, पश्चिमतम स्थान है। अब बात करें पूर्व की ओर, क्योंकि इन दोनों के बीच में अगर हम पूर्व पश्चिम देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा पश्चिमी भाग, ये क्या हो जाएगा पूर्वी भाग। तो पूर्वी भाग में पड़ता है धौलपुर। कौन सा पड़ता है साथियों? धौलपुर। और धौलपुर का जो गांव है वो कौन सा है? तो आप कहेंगे सिलाना, कट्टा सिलाना, ये समझो कट्टा सिलाना। तो देखो कट्टा सिलाना है, ये आपको थोड़ा समझना है। तो जैसलमेर का कटरा गांव है और धौलपुर का सिलाना गांव है। ये बात तो क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं कि यहां 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट, या यूं कहें कटरा गांव से लेकर सिलाना गांव, या यूं कहें जैसलमेर से धौलपुर के बीच की दूरी कितनी, कितनी लेंथ है यहां से? तो आप कहेंगे ये लेंथ हमारी पड़ती है 869 किलोमीटर। कितनी है? 869 किलोमीटर की लेंथ है। तो अब आपसे सवाल क्या क्या पूछे जा सकते हैं यहां से? सबसे पहला जो सवाल पूछा जाएगा वो आपसे पूछा जाएगा कि राजस्थान का देशांतरीय एक्सटेंशन कितना है, देशांतरीय विस्तार कितना है, या राजस्थान कौन से देशांतर में मध्य स्थित है? तो आप कहेंगे राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है वो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी से 78 डिग्री 30 मिनट पूर्वी तक फैला हुआ है। ये बात क्लियर होगी। दूसरा, आपसे कहा जाए कि राजस्थान का सबसे पश्चिमतम बिंदु कौन सा है या पश्चिमतम गांव कौन सा है, तो सबसे पश्चिम वाला गांव है वो कौन सा है? तो आप जवाब देंगे वो कटरा गांव है। और राजस्थान का सबसे पूर्वी स्थल है या पूर्वी गांव है वो कौन सा है? तो आप कहेंगे धौलपुर का सिलाना गांव है। आपसे कहा जा सकता है राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की लंबाई बताओ। कहां से? पूर्व से पश्चिम की लंबाई बताओ। तो आप कहेंगे राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की लंबाई है वो कितनी है? तो आपका जवाब होगा 869 किलोमीटर। तो अब आपने एक डेटा तो ये एनालिसिस कर लिया कि राजस्थान की चौड़ाई ज्यादा है, क्योंकि हमने देखा कि राजस्थान की चौड़ाई कितनी है? 869। और राजस्थान की लंबाई कितनी? तो आपने बोला 826 किलोमीटर। तो आप देखेंगे कि राजस्थान का देशांतरीय विस्तार ज्यादा है, राजस्थान का जो चौड़ाई है वो ज्यादा है बजाय किसके? उत्तर से दक्षिण की लंबाई की। तो बात समझ में आई कि नहीं है यहां तक? अब आपसे कहा जाए कि राजस्थान का देशांतरीय विस्तार बताइए, एक्सटेंशन कितना, ये बताना आपको। तो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है, कितने देशांतर के बीच में फैला हुआ है? तो आप यहां देखेंगे कि राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार आपने देखा था कि 69 डिग्री 30 मिनट पूर्व से 69 डिग्री, ध्यान से सुने, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्व से फैला हुआ था 78 डिग्री 17 मिनट पूर्व की तरफ ईस्टवर्ड फैला हुआ। अब ये विस्तार बताएंगे तो कैसे करेंगे? तो आपको एक काम करना, 78 डिग्री 17 मिनट से आपको घटा देना है कितना? 69 डिग्री 30 मिनट को घटा देना। अब यहाँ पे आपको एक छोटी सी तकलीफ हो सकती है, क्योंकि आपने कहा था मिनट में से तो मिनट ही घटाई जाएंगी, आया ना, बोलिए। अभी हमारे पास मिनट में तो 17 है और इधर कितनी है? 30 है। तो 1 डिग्री आप इधर शिफ्ट कर दो मिनट में। अब आप देखना कि 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट होते हैं। कितने होते हैं? 60 मिनट। जब आप इसको इधर शिफ्ट कर दोगे तो ऐसा हो जाएगा 77 डिग्री और यहां पे आपने इसको कितना दे दिया? 60 डिग्री और 60 मिनट और दे दी। तो आप ये कहेंगे ये कितना हो गया? 77 डिग्री और 77 मिनट। अब इसमें से 69 डिग्री और 30 मिनट आप घटा दीजिए। जैसे 30 मिनट घटाना है, याद रखना, तो
तो अब मुझे बताओ मिनट कितनी होगी, 77 मिनट हो गई, और यहाँ मिनट कितनी होगी, 30 मिनट होगी। तो 77 मिनट में से 30 मिनट चली जाएंगी तो 47 मिनट बच जाएंगी। आया ना, बोलो। और 77 डिग्री में से क्या बोलते हैं 69 डिग्री अगर घटा दी जाएगी तो कितना आएगा, 8 डिग्री का गैप आ जाएगा। तो आप ये कह पाएंगे कि राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार है वो 8 डिग्री 47 मिनट है, 8 डिग्री 47 मिनट। तो दो बातें आपको यहां से देश विस्तार को लेकर, अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार को क्लियर हो जाना चाहिए कि हमारा जो देशांतरीय विस्तार है राजस्थान का वो 8 डिग्री और 47 मिनट देशांतरीय विस्तार है, जबकि अक्षांशीय विस्तार 7 डिग्री और 9 मिनट है। ये अक्षांशीय विस्तार है और ये देशांतरीय विस्तार। क्या ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? ठीक है, आगे चलते हैं अगली बात। अब बात करते हैं राजस्थान का जो मध्य गांव है वो कौन सा है, राजस्थान के ठीक बीच में कौन सा गांव है? तो गांव है वो है लापोलाई। कौन सा गांव है? लापोलाई गांव है। और लापोलाई गांव कौन से जिले में पड़ता है? तो आप कहेंगे नागौर जिले में है। तो याद रखना, सैटेलाइट सर्वे के अनुसार राजस्थान का मध्य गांव कौन सा है? सैटेलाइट सिस्टम के अनुसार, याद रखना, अगर सैटेलाइट सिस्टम के अनुसार पूछे तो वो ही नागौर का गंगराना गांव है, वरना जनरली क्या बोलेंगे, लापोलाई है। तो हम मानते हैं कि मध्य गांव कौन सा, लापोलाई है। लेकिन अगर आपको ये मेंशन करके बोले कि सैटेलाइट सर्वे के अकॉर्डिंग बताइए, तो आप बताएंगे कि नागौर जिले का गंगराना गांव क्या है, वो मध्य गांव। अब बात करते हैं थोड़ा सा पॉइंट, इस बात को और समझते हैं कि राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। अब देशांतरीय विस्तार जब भी पढ़ते हैं तो हम यहाँ पर देशांतरीय रेखाओं को तिथि रेखा और समय रेखा के बारे में, मैं आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तब इनके बारे में बात करूंगा, तो इनको टाइम लाइन और डेट लाइन कैसे बनती है, क्यों कहते हैं, वो देखते हैं। पर यहाँ पर एक सवाल हमारा बन जाता है कि राजस्थान के पश्चिमी भाग से और पूर्वी भाग तक, क्योंकि सूर्य उदय हम देखेंगे तो पूर्व में होता है और यहाँ पश्चिम में अस्त होगा, तो हम ये देखेंगे कि जब पूर्वी धौलपुर में सूर्य उदय होता है और यहाँ जैसलमेर में सूर्य उदय होता है, तो इनके बीच का टाइम डिफरेंस कितना है? क्योंकि सूर्य की स्थिति ही हमें बताए कि दिन कैसा है, अवधि क्या है, तिथि कौन सी है। हाँ या ना बोलिए। तो आप ये समझिए, तो ये बात डिपेंड करेगी इनका देशांतरीय विस्तार कितना है। तो अभी आपने देखा था कि राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार है वो 8 डिग्री 47 मिनट था, 8 डिग्री 47 मिनट देशांतरीय विस्तार था। अब मेरी एक छोटी सी बात आपको यहां से समझनी है, वो क्या बात है उस पर हम थोड़ा समझा। देखिए, पृथ्वी अपना एक घूर्णन, मतलब सूर्य के अपनी एक्स पर, माफी चाहते हैं, पृथ्वी अपनी एक्स पर एक पूरा चक्कर जो लगा लेती है वो लगा लेती है 24 घंटे में। कितने घंटे में लगा लेती है? 24 घंटे में। जब पृथ्वी अपना चक्कर 24 घंटे में पूरा करती है अपनी ही एक्स के ऊपर, तो अपनी एक्स पे पृथ्वी का घूमना, इसका मतलब एक सर्कुलर फॉर्म देखें तो ये सर्कुलर फॉर्म का मतलब है कि ये 360 डिग्री घूम जाती है 24 घंटे में। कितने घंटे में घूम जाती है? 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। तो एक घंटे में कितना घूमेगी? तो आप बोलेंगे 360 बटे 24, जो इसको काट देगा आराम से। आप ये कहेंगे कि 12 की टेबल साहब हमें आती है, 2 बार गया होगा, और 12 की टेबल यहाँ से इसको 30 बार काट देगी, तो बराबर कितना है? 15 डिग्री। तो आप ये कहते हैं कि एक घंटे के अंदर कितना देशांतर जाती है? तो आप कहें 15 डिग्री देशांतर चली जाती है। याद रखना, तो एक घंटे के अंदर कितनी है? 15 डिग्री देशांतर का मोशन होता है। अब इसका वाइसा वर्सा देखें कि 15 डिग्री जाता है एक घंटे में। कितने घंटे में? एक घंटे में। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं आपको बोलूं कि एक घंटे को मिनट में बदलो तो एक घंटे में कितने मिनट होती हैं? 60 मिनट होती है। 60 मिनट होती है, ठीक है। अब इसको कैंसिल आउट कर सकते हो, 15 एक 15 और 15 चौके 60। तो क्या अब आप ये बात समझ पाए क्या कि एक डिग्री जाने में कितने मिनट लगती हैं? 4 मिनट लगती हैं। और एक देशांतर जाने में, एक डिग्री देशांतर जाने में 4 मिनट लगती हैं और एक मिनट देशांतर जाने में 4 सेकंड लगती है। अब वो क्यों? क्योंकि अब हम यहां से इसको सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि एक घंटे में कितने देशांतर पार किए जाते हैं? तो 15 देशांतर पार करेंगे, इसका मतलब 15 डिग्री हो गया। और एक देशांतर पार करने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट लगता है। और एक डिग्री देशांतर पार करने में तो 4 मिनट लगे, और एक मिनट देशांतर पार करने में 4 सेकंड लगते हैं। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, अब हम बात करते हैं तो राजस्थान की क्षेत्रफल को लेकर बात करते हैं। देखिए,
सबसे पहले राजस्थान के क्षेत्रफल की बात करें तो राजस्थान का क्षेत्रफल अगर वर्ग किलोमीटर में देखें तो कितना है, आपसे सवाल पूछा जाता है तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में कितना है तो आप कहेंगे 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। लेकिन कभी कभार किसी एग्जाम में माइल्स में पूछा जाता है तो आप बोलेंगे, बस इतना याद रख लो, फोन नंबर है 132 139 याद रहेगा आपको, 132 139 माइल्स, तो याद रखना। अब ये क्षेत्रफल की बात आ गई तो अब यहां से कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो ये बन गया, राजस्थान का क्षेत्रफल बताएं, एक तो वर्ग किलोमीटर में और माइल्स में आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन यहां से बन जाएगा कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो देखिए, आपको अगर पता हो तो 1 नवंबर 1956 को अगर हम देखें तो जब मेजर किया गया ये, तो उस तारीख को हमने देखा कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल मेजर किया गया एरिया के हिसाब से, देखो ये एरिया का मेजरमेंट की डेट है, याद रखने वाली बात है। तो एरिया मेजरमेंट की डेट को अगर हम देखें तो उस टाइम जब एरिया पूरे भारतवर्ष में देखा जाए तो ये कितना है, जब मेजर किया गया था तो 10 डिग्री और 41 मिनट था। कितना था? 10 डिग्री और 10 पॉइंट, माफी चाहते हैं, माफी चाहिए, एक्सट्रीमली सॉरी। हाँ, एक मिनट दोबारा देखिए। थोड़ा इरेज कर लें इसको जिसे थोड़ा क्लियर कर पाए। पहले तो ये समझ में आया क्षेत्रफल कितना है वर्ग किलोमीटर में और माइल्स में। अब आपसे एक सिंपल सा सवाल आता है कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो आप बोलेंगे 10.41%। तो राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 10.41%। अब बात करते हैं कि राजस्थान का क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा स्थान है। तो आपको एक बात पता होगी कि 1 नवंबर 2000 को राजस्थान को प्रथम स्थान मिला। इसका रीजन क्या था? तो छत्तीसगढ़ का जैसे ही निर्माण होता है तो पहले मध्य प्रदेश से विच्छेदित कर छत्तीसगढ़ बना दिया गया। तो मध्य प्रदेश पहले प्रथम स्थान पे हुआ करता था, लेकिन जैसे छत्तीसगढ़ बना तो राजस्थान का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा हो गया। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का प्रथम राज्य है। और कब से है? तो कहेंगे 1 नवंबर 2000 से। तो ये पॉइंट आपको समझ में आया कि नहीं है? ठीक, इससे आगे की वीडियो हम कल अपलोड करेंगे और आगे की क्लास को कंटिन्यू रखेंगे। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक की बात आपको समझ में आई होगी।